वेलकम बैक। तो आप देख रहे हैं ध्रुव वैद एकेडमी का यूट्यूब चैनल और आप किसके साथ हैं? विक्रांत सर के साथ। तो चलिए बच्चा, अब मैं आपको नए टॉपिक की ओर लेके चलता हूं, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने इनोलेट फॉर्मेशंस की स्टोरी कंप्लीट कर ली थी। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या कंप्लीट किया था, तुरंत एक बार ओवरव्यू कर ले क्या? तो देखिए, हमने क्या देखा था कि एक अल्डिहाइड और कीटोनों को जब हम इनोलेट बनाएंगे न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म में, तो वहाँ इस्तेमाल कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा, सोडियम हाइड्राइड या एलडीए का इस्तेमाल होगा। इन दोनों का इस्तेमाल कंप्लीट इनोलेट बनाने के लिए होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल पार्शियल इनोलेट बनाने के लिए होता है। वैसे ही इन दोनों में से अगर मैं एस्टर को लेके आ गया तो एस्टर में क्या होगा, क्योंकि OET लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है, तो ऐसे केस में हम लोग वही लिविंग ग्रुप का बेस इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इस्तेमाल इसको पार्शियल इनोलेट में कन्वर्ट करेगा और एलडी और सोडियम हाइड्राइड इनको कंप्लीट इनोलेट में कन्वर्ट करेंगे। वैसे ही अगर मैं एनहाइड्राइड को लेकर के आता, किसको? एनहाइड्राइड को, तब ऐसे केस में लिविंग ग्रुप ये होता और यही लिविंग ग्रुप का बेस हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे हम इसी के इनोलेट फॉर्म कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड के पार्शियल इनोलेट अल्डोल कंडेंसेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनके लिए क्लेजन कंडेंसेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनके परकीन कंडेंसेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। समझ रहे बात को? तो आगे चल के इसी को नेम रिएक्शंस दे दिया जाएगा। अब जब हमारे पास एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स होंगे तो जो मिडिल वाले हाइड्रोजन होंगे वो काफ़ी एसिडिक हो जाएंगे। तब ऐसे केस में हम यहाँ पिरिडीन हो, वीक बेस हो या कोई आयनिक बेस हो, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं जब दोनों तरफ कीटोन या एल्डिहाइड हो। लेकिन जब हमारे पास कोई एस्टर आ जाता है तो ऐसे केस में ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करने से मना कर देता है क्योंकि ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे केस में हम NOET का इस्तेमाल कर सकते हैं या पिरिडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली जब मेरे पास एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड ये आ गए, दोनों तरफ OET लगा हो, NOET का इस्तेमाल करिए ना, पिरिडीन का इस्तेमाल करिए ना, पर NOH का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, लास्ट लेक्चर्स में ना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अपने इनोलेट फॉर्मेशन के बारे में। अब ये जो लेक्चर है जिसमें मैं बात क्या करने वाला हूँ कि अब मैं इनोलेट के सामने ना डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफाइल लेकर के आऊँगा, क्योंकि इनोलेट तो आपको बनाना पड़ेगा बेस से, और दूसरा हमें इलेक्ट्रोफाइल रेडीमेड मिलेगा या फिर वो रिएक्शन मिक्सचर में पहले से अवेलेबल करके आपको दिया गया होगा। तो आपको करना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढना है और उनसे फिर रिएक्शंस की बात करनी है। जिसका मतलब इनोलेट तो हमने बना लिया, अब इलेक्ट्रोफाइल को डालिए और अब उनकी रिएक्शन इनोलेट के साथ करानी है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनोलेट के सामने ना कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल आ सकते हैं। तो पहले एक बार जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई इनोलेट आयन बना हुआ है, कोई भी मॉलिक्यूल का इनोलेट आयन बना करके मैंने दिया है, तो आपको कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म लेने हैं पता है? पहला इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म जो आपको लेना है वो होगा अल्काइल हैलाइड्स, यानी RX, यानी अल्काइल हैलाइड को इनके सामने रखना पड़ेगा। कभी कभी हमें अल्काइल हैलाइड की जगह पे एसिड क्लोराइड का, एसिड हैलाइड का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ RX हो सकता है या RCOX, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों के इंटरेक्शंस होंगे। उसी तरीके से कभी कभी हमें क्या करना पड़ेगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स खुद के इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, यानी एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म से इसकी रिएक्शंस करानी पड़ सकती है या कीटोन के इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म से इसकी रिएक्शन करानी पड़ सकती है। तो यहाँ पे जो अगला इलेक्ट्रोफाइल होगा ना जो हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा कोई एल्डिहाइड या कीटोन्स। तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो आप लोग इस्तेमाल करोगे बेटा वो होगा, देखो यहाँ पे कोई एस्टर मॉलिक्यूल खुद, यानी एस्टर के कीटो फॉर्म खुद इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे और हमें इन्हीं इनोलेट्स की रिएक्शन इनके इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म से करानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोफाइल बदल रहा हूँ मैं, देखो इधर इलेक्ट्रोफाइल बदल रहा हूँ, पहले अल्काइल हैलाइड था, एल्डिहाइड कीटोन्स हो गए, एस्टर हो गए, या फिर कौन होंगे जरा बोर्ड पे देखिए, इमीनियम आयन। दिस इज कॉल्ड इमीनियम आयन एज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, है ना। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन सा हो सकता है, ये 4 मैंने लिख दिए, और इनके अलावा जो इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं वो और 5वां कौन हो सकता है, किसी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल खुद, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होते हैं, एक बीटा कार्बन और एक ये कार्बन, है ना। और अगर इनोलेट इस पे अटैक करेगा, दिस इज कॉल्ड माइकल एडिशन। इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म हमारे पास जो बने होंगे वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं। इसका मतलब दीज आर द 5th पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ढंग से देखिएगा इसको। एंड द लास्ट पार्ट विल बी हैलोजन इटसेल्फ,
यानी यहाँ पे हमारे पास कोई हैलोजन मोइटी होंगे और हैलोजन मोइटी खुद ही इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी वी हैव 6 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन विच इनोलेट कैन अटैक, और इन्हीं में से ना 90% नेम रिएक्शंस आपके कवर हो जाएंगे। मतलब इनोलेट केमिस्ट्री जिसको हम लोग एक तरीके से नेम रिएक्शंस के पार्ट में पढ़ रहे हैं ना, वो बेसिक्स पार्ट था जो हमने सीखा है। इनोलेट बना लिया या इनोल बना लिया हम लोगों ने, किसी भी मॉलिक्यूल का इनोल फॉर्म बना लिया। अब इस इनोलेट और इनोल फॉर्म की रिएक्शंस इन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटरों से हमें करवानी पड़ेगी। तो क्यों ना हम एक एक करके इन सेंटरों को डिस्कस करें, कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनोलेट का अटैक किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, किसी अल्काइल हैलाइड के साथ। और अगर अल्काइल हैलाइड के साथ हम रिएक्शंस करवाते हैं ना, तो इन्हीं प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं जो हमारा आज का चैप्टर बनेगा, आज का टॉपिक बनेगा, दैट इज कॉल्ड अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट आयंस। तो मेरी बात को ढंग से समझिए। तो इसका मतलब अब हम लोग ना कुल मिला करके अगर कहा जाए तो इम्पोर्टेंटली हम लोग यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे, इसको कहीं ना कहीं एल्डिहाइडों के साथ ही पढ़ लेंगे। तो कुल मिला के वी हैव नाउ 5 चैप्टर्स ऑफ नेम रिएक्शंस, यहीं से समझ लेना, बिकॉज वी हैव 5 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। तो 5 टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे तो 5 टाइप की रिएक्शंस होंगी, और 5 टाइप की रिएक्शंस होंगी तो 5 टाइप के टॉपिक्स बन जाएंगे। तो पहला टॉपिक में क्या डिस्कस करने वाला हूँ, बोर्ड पे ढंग से देखते चलिए, क्योंकि अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपना जो इनोलेट आयंस है ना, जितने भी इनोलेट्स आपने पढ़े हैं उन इनोलेट आयंस का अटैक किस पे कराने वाला हूँ, अल्काइल हैलाइड के पास। तो पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए, और क्या है वो, नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट, करना है जो हमें डिस्कशन, वो एक इनोलेट आयन का किसके साथ रिएक्शंस करानी है बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल एक अल्काइल हैलाइड के साथ। यानी बेटा यहाँ पे जो हमारा अल्काइल हैलाइड है ये हमारा क्या बन चुका है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हमें पता है कि ये तो खुद न्यूक्लियोफाइल होंगे, और वी हैव वन इलेक्ट्रोफिलिक का सिस्टम, इन दोनों की इंटरेक्शंस करानी है। लेकिन इससे पहले एक बात समझना, बात को ढंग से समझना। जब मान लीजिए हमारे पास एक इनोलेट आयन बनता है ना, तो एक प्रॉपर्टी इसकी ढंग से समझना, क्योंकि इनोलेट आयन में 2 साइड जो होते हैं वो ना इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। 2 साइड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। कैसे, क्योंकि O पे- तो होता ही है, साथ में जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद माइनस चार्ज यहाँ भी तो आता है कार्बन पे, और कहा जाए तो पहला कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ही तो बनता है। यानी जब एल्डिहाइड और कीटोनों पे पास कोई बेस आते हैं तो सबसे पहले तो यहीं पे माइनस बनाते हैं, और यही माइनस रेजोनेंस करके O पे चला जाता है। तो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो एक बात देखो, वी हैव 2 साइड इन विच माइनस चार्ज आर प्रेजेंट। तो माइनस चार्ज जो प्रेजेंट है तो यहाँ O साइट है और एक C साइट है। तो अटैक यहाँ से हो सकता है या अटैक यहाँ से हो सकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक 2 साइड से हो सकता है बेटा किसी भी इनोलेट आयंस में। तो फिर सवाल होगा ना, लफड़ा तो हो गया शुरू, क्योंकि 2 साइट अगर हैं तो इन दोनों साइटों में से किसका अटैक होगा, तो वो डिपेंड करेगा इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जब तुम बनाते हो तो तुमने जीओसी में पढ़ा है कि इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा स्टेबल है, O माइनस है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट O ज़्यादा है, O पे माइनस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब इज द मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। अब आप बता दो कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, हाइब्रिड को मेरे समझते हो ना, जो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक साथ बताता हो, हाइब्रिड मतलब दोनों के कैरेक्टर हो इसमें, तो बताओ, आप ही बताओ, डबल बॉन्ड कभी यहाँ पे है कभी यहाँ पे है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे और माइनस चार्ज की डेंसिटी यहाँ भी है और यहाँ भी है, पर मैं कहूँगा यहाँ माइनस चार्ज कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है, और अगर ये लेस स्टेबल है तो इसका कंट्रीब्यूशन किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड में कम होगा, और अगर रेजोनेंस हाइब्रिड में कम होगा तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगी ना, और यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। और अगर चार्ज डेंसिटी कम और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है ना, तो इस वजह से ये जो सेंटर बन जाता है, इस सेंटर को क्या बोलोगे आप, ये जो सेंटर बनता है ना, इसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चा, सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बेटा। और इस सेंटर को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक। अगर कोई भी आए तो ये इसके लिए हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन जाएगा। क्यों बना, क्योंकि चार्ज डेंसिटी O पे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है।
पक्का समझ गए। तो अब आपके सामने ये बात समझनी होगी कि जब भी मेरे पास दो चार्ज सिस्टम आएंगे O माइनस C माइनस, तो हमें समझना होगा दिस इज अ हार्ड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, दिस इज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये दोनों किसी इलेक्ट्रोफाइल के सामने आएंगे तो अगर इलेक्ट्रोफाइल हार्ड हुआ ना तो वो O साइड से अटैक करेगा, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सॉफ्ट हुआ ना तो वो C साइड से अटैक करने वाला होगा। इसलिए एक बात को जहन में बैठा लो कि अगर मान लीजिए मेरे पास इनोलेट आयन है तो वी हैव टू साइड्स विच आर न्यूक्लियोफिलिक इन इनोलेट आयन। वो कौन कौन से हो जाएंगे बताओ बेटा। ये तुम्हारा हार्ड था, ये तुम्हारा सॉफ्ट था। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर हार्ड होगा, क्या होगा, हार्ड अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो अटैक किससे करेगा, O से। और अगर इलेक्ट्रोफाइल सेंटर सॉफ्ट होगा तो वो किससे अटैक करेगा बताओ, C साइड से अटैक करने वाला होगा। तो अब हम एक एक करके ला रहे हैं अपने मॉलिक्यूल्स को, और हार्ड और सॉफ्ट मैं आपको बता देता हूँ कौन इलेक्ट्रोफाइल सॉफ्ट है कौन हार्ड है। एक एक करके जितने इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे ना, जब उनका इस्तेमाल करूँगा तो उनका नेचर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसे अगर मेरे पास ये अल्काइल हैलाइड है तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल सॉफ्ट होता है। अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन हमारा जो एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, वो सेंटर जो बनता है वो सेंटर काफ़ी सॉफ्ट है। और अगर मान लीजिए मेरे पास एसिड क्लोराइड है, कौन सा है बेटा, एसिड क्लोराइड, तब ऐसे सिस्टमों में ये जो सेंटर आपका बना होगा, दिस सेंटर विल बी हार्ड सेंटर। याद रखना बेटा, ये हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होते हैं और ये अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब रीजन साफ है, क्योंकि यहाँ X जो होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, तो इसके ऊपर जो चार्ज बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ गए बात को। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा अल्काइल हैलाइड है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस की तो है, पर वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होगी, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज काफ़ी क्या होगा बताओ, सॉफ्ट होगा, काफ़ी कम चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे। और अगर मेरे पास यहाँ पे एसिड क्लोराइड है, क्या है बेटा, एसिड क्लोराइड, तब याद रखना कि यहाँ पे जो X और O होंगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना होगा ये काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, इसलिए ये हार्ड सेंटर के रूप में काउंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जब मेरे पास कभी भी इनोलेट के सामने अल्काइल हैलाइड्स आएंगे ना, तो याद रखिएगा C साइड अटैक करेगा, और अगर वहाँ पे एसिड क्लोराइड्स आएंगे ना तो O साइड अटैक करने के लिए जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ढंग से समझनी पड़ेगी, चीज़ों को ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसी को समझते हैं कि ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी यहाँ कम है, यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि दोनों ही विड्रॉइंग ग्रुप्स यहाँ मौजूद होते हैं, इसलिए चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल की मतलब कह सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा है। हार्ड है तो अटैकिंग साइड पे O अटैक करेगा, यहाँ अटैकिंग साइड C का होता है। चलिए अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल लेके आ रहा हूँ अल्काइल हैलाइड, तो चला देखिए ना, ये रिएक्शन क्या होगी, एक तरीके का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो होगा, है ना। देखो अगर मैं इनोलेट आयन किसी का भी लेकर के आता हूँ, मान लो अभी के लिए, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ कोई अल्काइल हैलाइड RX, तो अभी मैंने देखा जब ये इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये अगर न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो O से अटैक होगा या C से। तो आप क्या करोगे, देखो ये वापस से आएगा, रेजोनेंस करके माइनस यहाँ बनाओगे, और इसी माइनस का क्या करना, R पे अटैक करके X को यहाँ से लीव कर देना। और जब X को लीव कराओगे तो जरा मुझे बताओ, ये C डबल बॉन्ड O दोबारा बन गया, यहाँ X आ गया, और इस कार्बन पे क्या लग गया होगा, R लग गया होगा, और अगर R लग गया तो यहाँ से लीव कौन किया गया होगा, X माइनस विल लिविंग ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें अगर मैं कंपेयर करूं, दिस इज SN2 रिएक्शन, क्योंकि ये एक तरीके से क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ ना, और अल्काइल ग्रुप इस इनोलेट सिस्टम में मान लो अटैच हो गए हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट आयन। तो कुल मिला के अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए हैं, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड अल्काइलेशन। और अगर कहा जाए दिस इज द सिंपली SN2 रिएक्शन। मेरी बात समझ गए। अरे क्या हुआ, X की जगह किस न्यूक्लियोफाइल ये था ना, इसने डिस्प्लेस कर दिया इसको, तो एक तरीके से क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। पक्का समझ गए। तो आप बताओ, अल्काइल हैलाइड हमने पढ़ा है बचपन में कि अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए,
तो यहाँ पे R ग्रुप के पे डिपेंड करता है ना SN2 बेहतर होंगे या नहीं होंगे, अल्काइलेशन होगा या नहीं होगा। अगर R ग्रुप जनरली 1 डिग्री हो तो सब्स्टिट्यूशन फास्ट होते हैं, यानी ये बेहतर रिएजेंट किसके लिए होता है, SN2 के लिए बेस्ट होता है। तो R ग्रुप जो होंगे ना जनरली आपको क्या मिलेगा, देखो इधर देखो, R ग्रुप को आपको मिथाइल मिल सकता है, यानी मान लो Cl लगा दिया मैंने, तो जनरली 1 डिग्री सिस्टम आर वेरी गुड, जैसे इथाइल क्लोराइड है, या आपको मिल सकता है प्राइमरी क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड्स, दीज आर कॉल्ड वेरी गुड सबस्ट्रेट फॉर SN2 रिएक्शंस। तो अगर मुझे किसी इनोलेट का अल्काइलेशन करना है ना तो जनरली वो आपको ये सब देंगे। 2 डिग्री भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर होगा। लेकिन अगर मैं 3 डिग्री की बात करूँ बच्चा, 3 डिग्री की बात करूँ तो ये SN2 रिएक्शंस के रास्ते से कभी नहीं जाएगा, ये SN2 रास्ते से कभी नहीं जाता है। तो इसका मतलब जब भी मैं अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट की चर्चा करूँ ना तो उस बात का ख्याल रखना कि वहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN2 के रास्ते से भेजनी होगी, और वहाँ पे हमें ऐसे अल्काइल हैलाइड को पकड़ना पड़ेगा जो अल्काइल हैलाइड अच्छे SN2 रिएक्शंस दिखाते हैं। समझ गए बात को? तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इनोलेट बनाने के लिए आपको बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये तो आपको रेडीमेड मिल जाएगा, और आपको केवल अटैक करा के प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। मैं अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, जिसमें अब आपको एग्जाम में कैसे सवाल मिलेंगे अब मैं वहाँ तक पहुँच चुका हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको सिखाए हैं दीज आर कॉल्ड बेसिक्स, और बेसिक्स अगर आप सीख गए हो तो कितना बेहतर है ना। अब आप अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए तैयार हो, ठीक है। जैसे तो आपने किन किन के इनोलेट बनाए थे, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एनहाइड्राइड और एक्टिव मिथाइल कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको मैं एसीटोन कह रहा हूँ। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल। और एग्जाम में लिखा हुआ मिला आपको सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ मिल गया आपको मिथाइल ब्रोमाइड। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो अब आप रट्टा नहीं मारोगे, समझोगे कि अगर मेरे पास सोडियम हाइड्राइड है, दिस इज अ बेस, और ये बेस क्या करेगा, इनोलेट आयन बनाएगा, कोई लफड़ा नहीं है। H- आया, इनोलेट बन गया, और इनोलेट बनाते ही आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे, मतलब H को भगाओगे और यहाँ से आपके पास बन जाएगा इनोलेट आयन, कोई लफड़ा इंच नहीं है। कंप्लीट या पार्शियल? कंप्लीट। और हमें कंप्लीट क्यों बनाने हैं, क्योंकि हमें ना अपने अलग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ रिएक्शंस करानी है। तो सेल्फ तो करानी नहीं है, क्रॉस करानी है, किसी दूसरे के साथ करवानी है। तो वैसे केस में हमें कंप्लीट इनोलेट बनाने चाहिए, पार्शियल कंप्लीट, क्योंकि पार्शियल अगर बनाएंगे ना तो वो लफड़ा क्रिएट करेगा, वो खुद से भी तो अटैक कर सकता है। इसलिए ये इनोलेट बना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मिथाइल ब्रोमाइड। तो आप ही बताओ ना, अगर ये मिथाइल ब्रोमाइड है तो ये वापस आया अटैक मिथाइल पे, Br घर से बाहर, और जैसे Br घर से बाहर हुआ क्या बन गया, यहाँ पे कीटोन बन गया, और ये कार्बन और इस कार्बन के बॉन्ड बन गए, दैट इज अ मैथिल ग्रुप। इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे जो हमारा कीटोन था दैट इज अ एसीटोन, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्यूटेनॉन में, यानी ब्यूटेनॉन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो कीटोन एसाइक्लिक हो या वो कीटोन साइक्लिक हो। बेटा देखो इधर एक साइक्लोहेक्सेनोन आ गया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है पोटेशियम हाइड्राइड फॉलोड बाय ब्रोमाइड, अलाइल ब्रोमाइड। कितना आसान है ना, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम हाइड्राइड है, बेस है, और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन अभी चिपका लो, H को हटाओ यहाँ से, जैसे H को हटाओगे वी फाइंड इनोलेट आयन, और जैसे यहाँ इनोलेट बना लफड़ाइच खत्म हो गया, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म जनरेट हो गए। अब कंप्लीट इनोलेट बना है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल मैंने दिया हुआ है अलाइल ब्रोमाइड। चलिए अलाइल ब्रोमाइड को लिखिए यहाँ पे, दिस इज अलाइल ब्रोमाइड, मान लीजिए ये अलाइल ब्रोमाइड है, अरे अलाइल ब्रोमाइड बोलते हैं इसको। अब क्या होगा बताओ, अटैक करा दो, ये इनोलेट वापस आया, अटैक हुआ, Br घर से बाहर, और जैसे ही Br घर से बाहर हो गया व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, बताओ बेटा। यहाँ पे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अ कीटोन, और ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनते ही यहाँ पे बन जाएंगे डबल बॉन्ड। इसका मतलब दिस इज द अल्काइलेशन ऑफ दिस कीटोन। तो अगर कीटोन है या एल्डिहाइड है, उसके इनोलेट बनाइए, और इनोलेट बनाने के बाद अल्काइल हैलाइड आपको दिए गए होंगे, उनका अल्काइलेशन करा लीजिए, कोई लफड़ा नहीं, आसानी से बना सकते हो। चलो बेहतर है, नोट डाउन कर लेना इसको। तो अल्काइलेशन करना हमारे लिए क्या डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल भी नहीं डिफ़िकल्ट है, आसानी से इसको हम लोग अल्काइलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलिए। सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास एक कीटोन दिया गया और यहाँ पे डाल दिया गया, ऐसे लिखा हुआ LDA,
ठीक है। और फिर दिया गया है यहाँ पे मान लीजिए बेंजाइल ब्रोमाइड, क्या दिया बेटा, बेंजाइल ब्रोमाइड। अब एग्जाम में पूछेगा भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा, आसानी से बना सकते हो, व्हाट इज एलडीए, बेस, हिंडर्ड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, एच को लेके भागना है, एच आपका सामने लिया हुआ है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं, अटैक किया, इनोलेट बना, दिस इज कॉल्ड लिथियम इनोलेट, पता है आप लोगों को, अब सीख चुके हो आप लोग। तो यहाँ जो इनोलेट हमारे सामने बना है दैट इनोलेट इज अ लिथियम इनोलेट, और अगर ये लिथियम इनोलेट बना हुआ है तो यहाँ पे जो हमारा बेंजाइल ब्रोमाइड है ना, ये बेंजाइल ब्रोमाइड अगर मेरे को मिला हुआ है तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, O पे माइनस है, यहाँ पे अटैक किया, Br घर से बाहर हो गया, अरे O माइनस नहीं है तो इसको लिथियम वाला जो इलेक्ट्रॉन दिया है इसी को भेज दो ना यार, ये अटैक किया, Br घर से बाहर, और जब Br घर से बाहर होगा व्हाट विल बी द प्रोडक्ट बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या बना होगा, क्या O से अटैक होगा, बिल्कुल नहीं, गलत किया मैंने, क्यों गलत किया, क्योंकि अटैक तो C से होने वाला है ना, यहाँ से मान लो इस पर अटैक हुआ है, Br को घर से बाहर भेजो, और जैसे Br घर से बाहर होगा यहाँ कीटोन लग जाएगा और यहीं पे CH2PH का अटैचमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके के जब हम लोग इनोलेट फॉर्मेशंस करेंगे ना तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पक्का समझ गए। चलो आगे बढ़े। तो देखो ये तुम्हारा BSc लेवल का पार्ट है, ये तुम्हारा क्या था, BSc लेवल का पार्ट था। अब MSc वाले बच्चे जो वीडियो को देख रहे होंगे तुम्हारे लिए बेटा, तुम्हारे लिए क्या पॉइंट बनेगा, तुम्हारे लिए सवाल होगा कि एक कीटोन है, यहाँ मान लो एलडीए दिया गया है, तुम्हारे लिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पता है क्या होगा, सेलेनियम ब्रोमाइड हो सकता है, सेलेनियम ब्रोमाइड। और सेलेनियम ब्रोमाइड अगर है तो यहाँ भी कहानी वही बनेगी, पहले एलडी आया, और एलडी अगर पहले आया है तो यहाँ क्या बना होगा, इनोलेट आयन, और इनोलेट आयन के सामने लिखा हुआ है सेलेनियम ब्रोमाइड, और ये क्या है, फिनाइल। और अब क्या होगा, ये O माइनस वापस आएगा, सेलेनियम पे अटैक होगा, Br घर से बाहर होगा, और जैसे ही Br घर से बाहर होगा यहाँ क्या बनेगा, कीटोन, और यहाँ क्या अटैच हो जाएगा, SePH, अल्काइलेशन हो गया। अल्काइलेशन की जगह ये सेलेनियम यहाँ पे अटैच हो चुका है। बस तुम्हें एक पॉइंट यहाँ पे और आगे बढ़ना पड़ेगा, वो सेलेनियम को क्या करेगा ना, ऑक्साइड बना देगा, जैसे H2O2 डाल करके या फिर NiO4 डाल करके वो आपसे बोलेगा कि इसका क्या करना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जरा देखो इधर, यहाँ पे इसका ऑक्साइड बन जाएगा, और अगर ऑक्साइड बन गया और हीट कर दिया है आपके लिए तो यहीं से एक रिएक्शन होती है जिसको क्या बोला जाता है, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन, क्योंकि सेलेनियम ऑक्साइड है, और अगर सेलेनियम ऑक्साइड होगा अल्फा और बीटा पोजीशंस पे हाइड्रोजन होते हैं, याद है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, तो ये कहानी हो जाती है पायरोलाइटिक सिन एलिमिनेशन की, और ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है। तो इनोलेट केमिस्ट्री को ना आप रिएक्शन मैकेनिज्म से जोड़ोगे कब, जब आपको एलिमिनेशंस पढ़ना होगा, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। और ये एलिमिनेशन कैसे होते हैं, उसकी मैकेनिज्म आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कैसे इसकी एलिमिनेशन होती है। अल्फा बीटा दोनों ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे अल्कीन बन जाती है, और इसी को कहा जाता है क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो नॉर्मली बीएससी वाले बच्चे तुम्हारे लिए क्या लिखा रहेगा, अल्काइल हैलाइड, जो बहुत ही आसान होगा। एमएससी वाले बच्चे तुम्हारे लिए यहाँ पे सेलेनियम का इस्तेमाल होगा, जो कि पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशंस के साथ अटैच हो जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेंशन नहीं लेना, पर ढंग से इसको समझ लेना। समझ गए बात को, आगे बढ़े, नोट कर लो इसको। अब ये पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म में जब मैं एलिमिनेशन कराऊंगा ना तो फिर वहाँ पे आप ढंग से देखना, व्हाट इज अ पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन रिएक्शन। आगे बढ़े, नोट कर लो इसको। चलो बेटा, अब क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को तो हम लेके आ गए, जरा एक बार एस्टर को भी ले आते हैं। कोई लफड़ा है क्या, एस्टर लो ना, यहाँ पे OET लगा दिया मैंने और यहाँ CH3 है, क्या करना होगा बताओ। यहाँ पे अगर सोडियम हाइड्राइड डाल करके यहाँ पे EtBr लिखा हुआ मिल गया, क्या करना होगा बताओ। अब तो लफड़ा नहीं है, सोडियम हाइड्राइड इज अ बेस, बेस का काम क्या होगा, एसिडिक प्रोटोन को लेके जाना, और अगर एसिडिक प्रोटोन को लेकर के जाना है, यहाँ बनेगा O माइनस, यहाँ बनेगा OET, और यहीं पे क्या लगा हुआ EtBr। EtBr बोले तो CH3 CH2Br, कोई लफड़ा ही नहीं है, बॉन्ड शिफ्ट होंगे, अटैक होगा, Br घर से बाहर होगा, और जैसे ही Br घर से बाहर हो गया यहाँ कीटो फॉर्म, यहाँ OET, और इसी की जगह क्या लग जाएगा C2CH3, इथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो एक एस्टर अगर मेरे सामने दिया गया हो तो एस्टर में जब हम किसी
एलडीए का इस्तेमाल कर लें या फिर किसी बेस का है सोडियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर लें या एलडीए का इस्तेमाल कर लोगे तो वहाँ पे हमें इनोलेट मिलेंगे, और अगर इनोलेट मिलेंगे तो उनका इस्तेमाल अल्काइलेशन के लिए आप करा सकते हो ना। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, नोट कर लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये मैंने बता दिया आपको कि एल्डिहाइड और कीटोनों के इनोलेट आप कैसे बनाओगे, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। एल्डिहाइड और कीटोन एस्टर्स हो गए हैं, इनका इनोलेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है ना, आसानी से बना लोगे। अब मैं बात करने वाला हूँ बेटा यहाँ पे इनोलेट ऑफ एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 90% चांस अगर इस टॉपिक का होता है ना तो वो यहीं से पूछा जाता है। और वो टॉपिक क्या है, यानी देखो इधर अल्काइलेशन ऑफ एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स, यानी आप इसको कह सकते हैं अल्काइलेशन ऑफ एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। इस टॉपिक में अगर मज़ेदार बात है, समझने की बात है ना, एमएससी और बीएससी दोनों बच्चों को तो यही बात है। तो चलो मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेके चल रहा हूँ जिसका नाम क्या लिख रहा हूँ मैं, इथाइल एसीटोएसीटेट। इस मॉलिक्यूल से मैं शुरुआत कर रहा हूँ और बेहद इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ये। अगर मैं इथाइल एसीटोएसीटेट लूँ और यहाँ पे मान लो मैंने NaOET डाल दिया है और यहाँ लिख दिया है CH3Br, ढंग से देखना। तो मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट आपसे पूछूँ ना तो आप क्या बताओगे, वही स्टोरी। अगर मेरे पास NaOET है तो ये एक बेस का रोल प्ले करेगा या न्यूक्लियोफाइल का, तो आप अगर इसको न्यूक्लियोफाइल बनाओगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप यहाँ से इसके एसिडिक प्रोटॉन को निकाल सकते हो और एसिडिक प्रोटॉन तो मिडिल वाला हाइड्रोजन ही होगा। तब ऐसे केस में जो NaOET माइनस है ये इस पर अटैक करेगा, और जैसे इस पर अटैक करेगा क्या बनेगा, सबसे पहले तुम ही बताओ। यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट होंगे और ये माइनस चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O पे चला जाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस करना शुरू कर देगा। और जैसे बेटा रेजोनेंस करना शुरू करेगा ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म जनरेट हो गया है कि नहीं हो गया, और ये कंप्लीट होता है या पार्शियल कंप्लीट, क्योंकि ये इतना कितना भी कैसा भी बेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसको प्योर इनोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ गए बात को। ये रिजा अल्काइल हैलाइड क्या करना है, अल्काइलेशन करा दिया जाए, बिल्कुल करा दिया जाए। CH3Br यहाँ पे मौजूद है, और अगर CH3Br मौजूद है तो अटैक हुआ, Br घर से बाहर हुआ, और जैसे Br घर से बाहर हुआ क्या होगा बताओ, यहाँ पे कार्बोनिल दोबारा रीजनरेट हो जाएंगे, ये दोबारा से CO बन जाएगा, OET इधर है, CH3 इधर है, और जब हमारे पास यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा बेटा, मैथिल ग्रुप। इसका मतलब देयर इज अ मिथाइल ग्रुप। अब अल्काइलेशन कंप्लीटेड। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखना जो आपको मैं सिखाना चाहता था, वो ये कि यहाँ पे अगर उसने कह दिया है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने डाल दिया है, क्या डाल दिया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो ये क्या काम करने वाला है तुम्हें बताओ, वो इस OET को हटा के OH बना देगा, क्योंकि NOH बेस का रोल नहीं प्ले कर सकता, वो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म पे अटैक करेगा, OH माइनस यहाँ आएगा और वो बोलेगा जी यहाँ मुझे अटैक करना है, और किसको रिप्लेस कर देगा, OET को। और अगर OET को रिप्लेस कर दिया तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे क्या बना होगा, OH। और जैसे OH बना होगा यहाँ जो OH माइनस और पड़े हुए हैं वो इस H को एक्सेप्ट कर लेंगे दोबारा से, क्यों, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन बहुत है, अरे एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बन गया ये। और अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बन गया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, O माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, CH3। इसका मतलब एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में अगर हम अल्काइलेशन करा दें, प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे हम कोई हाइड्रोक्साइड बेस डाल दें तो वो एस्टरो को हाइड्रोलाइज करा देंगे, और जैसे ही बेस हाइड्रोलाइज करा देगा एस्टरो को तो वो O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर O माइनस में वो कन्वर्ट हुआ है तो ऐसे केस में हम यहाँ पे जब एसिडिक कंडीशन डालेंगे ना, HCl डाल करके अगर इसको हीट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा, और उस प्रोडक्ट को ही हमें सीखना होगा कि मतलब पहले तो NaOET डाला है अल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन यहाँ तक पहुँची, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल करके HCl और हीट डाल दिया तो क्या बनेगा वो जरा सीखो। अगर HCl डाल दिया तो HCl डालते ही ये जो O माइनस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताओ बेटा, यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक अल्फा बीटा, ऐसे देखो यहाँ पे OH बन जाएंगे, और ये OH जो बना है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड बीटा कीटो एसिड।
और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर बीटा कीटो एसिड बना है ना तो ये डिकम्पोज हो सकते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब अल्काइलेशन के साथ ना दहेज में आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी मिलेंगी। इसका मतलब ये दो रिएक्शनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, अल्काइलेशन रिएक्शंस फॉलोड बाय hydroxide, that is called hydrolysis of esters, then after protonation and after protonation there is a decarboxylation reaction। तो इसका मतलब होता क्या है, एक बार ढंग से देखो। तो अगर मैं आपको यहाँ से यहाँ तक तो आप लोग जान ही जा चुके हो। अब एसिड डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? O- प्रोटोनेट हो जाएगा। ये अगर बीटा कीटो एसिड बना तो आगे की जर्नी क्या होगी वो एक बार ढंग से देखना। तो इसका मतलब एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के एसिडिक प्रोटॉन को निकाल करके ना उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप को अटैच कर देना, और अल्काइल ग्रुप को अटैच करने के बाद वहां से हाइड्रोलाइज कर देना एस्टरों को, फिर बीटा कीटो एसिड बना करके उसको डिकम्पोज करा देना। तो मैं क्या करने वाला हूं, जरा एक पॉइंट फिर से देख लो। यहाँ पे मान लो मैंने अल्काइलेशन करा दिया था, फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने NOH को डाल दिया है, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया बताओ बेटा? यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गया था किस में? O- में, Na+ में। यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? अब यहाँ पे जब मैंने कहा कि HCl और हीट डालनी है, तो HCl और हीट डालने के केस में क्या बोला मैंने यहाँ पे? दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड बीटा कीटो एसिड, और यहीं पे बीटा कीटो एसिड डिकम्पोज हो जाएंगे, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, और CO2 निकलने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पे केवल क्या रह जाएगा? CH3, और इस H का, क्योंकि CO2 निकलेगा तो H रह जाएगा यहाँ पे, ये H यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिर सवाल होता है ऐसा होता कैसे है? चलो ये तो पता चल गया कि एसिडिक कंडीशन में क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो ये इसको प्रोटोनेट कर देगा, और प्रोटोनेट करने के बाद ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही एसिड में कन्वर्ट होगा ये डिकम्पोज हो जाएगा। यही सवाल है, ये कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओहो हो, डीकार्बोक्सिलेशन। तो इसका मतलब ये स्टेप होते कैसे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जर्नी क्या आपको समझ में आई होगी? यहाँ तक तो सवाल आसान था, यहाँ से और भी आसान था, ये थोड़ा टिपिकल लगा होगा आपको। अगर लगा है तो इसको भी तुरंत क्लियर कर लेते हैं ना। तो देखो क्या करना है, इसको ढंग से देखो बेटा, कि अगर मेरे को डीकार्बोक्सिलेशन कराना है, अगर कभी बीटा कीटो एसिड आ जाते हैं तो वो तुरंत ही डिकम्पोज हो जाते हैं। क्यों? उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो उसके पीछे लॉजिक यही है कि चला यहाँ पे एक पॉइंट को देखना बेटा। यहाँ पे मान लो मैंने OH लगाया है, दिस इज अ बीटा कीटो एसिड। होता क्या है ना, बीटा कीटो एसिड के ना ये जो फॉर्म आप देख रहे हो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे? ये OH यहाँ पे लिख दो और कीटोन यहाँ लिख दो। कोई लफड़ा है क्या, जरा बताओ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अरे बस कुछ नहीं किया, इसको घुमा दिया यार, ये CO नीचे और OH ऊपर आ गया। तो ये क्या होगा, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग के फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और O प्रोटोनेट होगा, यानी H बॉन्डिंग हो जाती है इनके केस में। और जैसे H बॉन्डिंग होकर के तुम हीट करते हो ना तो ये फ्रेगमेंटेशन के लिए काउंट हो जाती है। फ्रेगमेंट, ये टूट जाते हैं। और टूटते कैसे, जरा देखो इधर बोर्ड पे देखते चलो। ये जो H है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन O से खींच निकालेगा, और ये अगर खींच निकालेगा तो ये CC बॉन्ड जो देख रहे हो ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और ये इनोलेट की तरह यहाँ मूव करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि यहाँ पे अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इधर बोर्ड पे देखते चलो, कि जब एक बीटा कीटो एसिड को तुम रख देते हो तो बीटा कीटो एसिड डिकम्पोज हो जाते हैं, और वो जब डिकम्पोज होते हैं तो कैसे डिकम्पोज होते हैं, देखना इधर बोर्ड पे देखते चलो। जो बॉन्ड टूट रहा है वो बॉन्ड ये वाला है, टूटने वाला बॉन्ड ये वाला है कि नहीं, और एक बॉन्ड कौन टूट रहा है, ये वाला, देखो इधर, और एक बॉन्ड ये टूट रहा है, दिस आर बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस आर बॉन्ड ब्रेकिंग, और बॉन्ड फॉर्म कौन कौन से हो रहे हैं, ये वाले, ये वाले और ये वाले, देख रहे हो, फॉर्मिंग फॉर्मिंग फॉर्मिंग। और ऐसे केस में जब हम फाइनली प्रोडक्ट को फॉर्म करने वाले होंगे तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, जरा बोर्ड पे देखते चलो इधर। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को ढंग से समझ पा रहे हो तो यहाँ पे जो नया बॉन्ड बना है वो किसके किसके साथ बना है, H और O के साथ एक नया बॉन्ड बना है ना। यहाँ देखो OH बॉन्ड अल्कीन बन गई, और यहाँ पे CO बन गया, और ये बॉन्ड टूट गया। तो ये जो बना है ये CO2 बन के निकल गया बाहर, और साथ में मेथिल भी था, तो मेथिल को साथ में लेते चलो ना, क्या दिक्कत है।
और जैसे ये टूटा है तो यहाँ क्या बन गए होंगे, इनॉल, और इनॉल बनने के बाद ये टोटोमराइज होकर के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में। CH3 यहाँ पे लग जाएंगे और ये जो H है ना, ये H कहाँ पे लग गया होगा, यहाँ पे। तो याद है जब मैंने आपको प्रोडक्ट बनाया था तो ये H लगाया था, वो H किसका था, यही OH का H था ना, क्योंकि इसने पहले इस O को दिया और इसने फिर टोटोमराइज करके इस O पे इस कार्बन को ट्रांसफर कर दिया। तो ये प्रोसेस होता है जिसको वो क्या बोला जाता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन स्टेट। क्या मेरी बात समझ गए? तो कोई भी बीटा कीटो एसिड अगर मेरे सामने दिया गया होगा वो सब के सब बीटा कीटो एसिड डिकम्पोज हो सकते हैं ना। तो एक बात देखना, बीटा किसको बोल रहा हूँ मैं, यानी ये अल्फा कार्बन है तो ये वाला कार्बन बीटा होगा, तो अल्फा कार्बन बीटा कीटो फॉर्म यहाँ पे होना चाहिए। तो इसी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने में, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अब थोड़ा बीटा कीटो एसिड के बारे में ही मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि ये शायद ये आपको काम आ जाए, क्योंकि आगे बहुत सारे रिएक्शनों में इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए क्यों ना अभी इसको कंप्लीट कर लिया जाए। देखो इधर, अगर मैं बीटा कीटो एसिड की बात करता हूँ, बीटा कीटो एसिड की अगर मैं बात करूँ तो एक बात समझना, बीटा कीटो एसिड होने के लिए एक तो एसिड तो होना जरूरी है ही, और बीटा कार्बन पे ना कोई भी कार्बोनिल ग्रुप आप ले सकते हो, जनरली वो आपको कार्बोनिल ग्रुप देगा। यहाँ X कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर बीटा होना जरूरी है, बीटा फॉर्म पे कीटो होना जरूरी है। समझ गए क्यों होना जरूरी है, क्योंकि H होना चाहिए, ये इसके साथ H बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो जाएगा और उससे वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना पाएंगे। तो X क्या क्या हो सकता है बताओ, चाहे तो X वो एल्डिहाइड खुद हो जाए, यानी एसिड तो एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाए, एल्डिहाइड, या फिर क्या हो जाए बेटा, ये एसिड हो और यहाँ पे ये कीटोन के रूप में काउंट हो जाए, यहाँ पे ये एसिड हो और यहाँ पे ये एस्टर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर ये एसिड हो और ये भी एसिड बन जाए तो ये भी क्या होगा, बीटा कीटो एसिड हो जाएंगे, ठीक है। या फिर देखो साइक्लिक फॉर्म भी देख लो, अगर ये एसिड है तो इसके बीटा पोजीशन पे कीटो ग्रुप को लगा देना, समझ गए। तो साइक्लिक फॉर्म हो, ए साइक्लिक फॉर्म हो, जितने बीटा कीटो एसिड है सब के सब यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशंस के लिए जा सकते हैं। और याद रखना, जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना, मैकेनिज्म को याद रखना कि मस्ट भी क्या होगा, शॉर्टकट भी मारोगे तो CO2 को निकालना, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना, इनोल, क्योंकि अल्कीन बनती है, इनोल बनाना बेटा, और फिर इनोल से कीटो फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना। फाइनली H को तो लगाना ही है यहाँ पे, है ना, यहीं से CO2 को बाहर निकाल के लगा दोगे। पर मेरी बात मानो, आप ना पहले इनॉल बनाना और इनॉल से कीटो फॉर्म के लेके आ जाना। और इस बात का ख्याल रखना कि क्या सारे बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेट होते हैं, क्या सारे कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेट होते हैं क्या? कुछ बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेट नहीं हो पाते हैं, सब तो नहीं, कुछ होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। अगर वो जो होते हैं ना, उनके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि वो इनॉल बना पाते हैं। लेकिन ऐसे बीटा कीटो एसिड जहाँ इनॉल बन ही नहीं सकता, वो बीटा कीटो एसिड कभी भी डिकम्पोज नहीं हो सकते। तो क्या करना है हम लोगों को, देखो इधर, तो पहले काम करते हैं ना, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं बीटा कीटो एसिड के, वो फटाक से देख लो, क्योंकि हमें बीटा कीटो एसिड से बहुत मुलाकात करनी पड़ेगी, इसलिए बीटा कीटो एसिड के सारे पॉइंट को एक बार ढंग से देख लेना, क्योंकि बीटा कीटो एसिड आपको परेशान करेगा। तो पहले काम करते हैं, आपसे सवाल पूछता हूँ मैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास ये बीटा कीटो एसिड है और आपको बोला जी हीट कर दिया है इसको, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, बताओ कितने CO2 बाहर निकलेंगे, हाउ मेनी CO2 विल रिलीज, 1। तब बोलोगे सर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 निकलने चाहिए। अरे एक ही निकलेगा ना, क्योंकि एक तो उसकी मदद करेगा। तो तुम क्या करना, जब पूछे नंबर ऑफ CO2 कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ CO2 विल रिलीज, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो अब बोलो सबसे पहले देखो ये एसिड तुमने कंसिडर किया है तो ये अल्फा होना चाहिए, बीटा होना चाहिए, और अगर ये डिकम्पोज होते हैं ना बेटा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो एक CO2 को बाहर निकालना और यहाँ क्या बना देना, एसिड, एक तो रह ही गया, और इसके H को यहाँ चिपका देना, चिपका दिया। अब ये डिकम्पोज हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहाँ से कितने CO2 निकले हैं बताओ, ओनली 1, और प्रोडक्ट क्या बन गया होगा, इथेनोइक एसिड। लेकिन अगर यहीं पे आपके पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए हो तो आप क्या बोलोगे, बताओ बेटा हीट करने पे हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 विल रिलीज। तो पहले चेक कर लो बीटा कीटो एसिड कौन कौन से हैं, जी हाँ ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा है। तो इसका मतलब ये डिकम्पोज करा दिया आपने, डिकम्पोज करा दिया तो इसका H यहाँ लग गया होगा,
तो इसका मतलब ये एसिड तो एज इट इज़ रह गए होंगे और ये एसिड भी एज इट इज़ रह गए होंगे, ये H यहाँ लग गया होगा। अगला स्टेप बताओ, क्या ये अब बीटा कीटो एसिड बचे? एक CO2 तो बाहर निकल गया, जी हाँ निकल गया है। क्या ये बाहर निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्योंकि ये अल्फा और ये बीटा है, तो मान लो तुमने इसको बीटा कीटो एसिड माना था, इसको बाहर निकाल दो। और अगर ये बाहर निकला होगा तो बताओ बेटा, इसका H इस कार्बन पे लग गया होगा ना, तो H यहाँ पे क्या था? नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पहले से एक H मौजूद था, तो एक H एक H यहाँ से आया होगा। अरे शॉर्टकट मार रहा हूँ मैं, लॉन्ग कट तो समझ गए होंगे। एक H और आ गया होगा, इसका मतलब तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे लग गए होंगे। तो ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है। जी हाँ, यहाँ से कितने मोल CO2 बाहर निकले? 2 मोल CO2 विल रिलीज। तो क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो बीटा कीटो एसिड जितने भी होंगे, हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 विल रिलीज, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और डिकम्पोज करने के बाद व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाता है। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हो। जैसे देखो, एक साइक्लिक फॉर्म अगर दे दिया गया हो, साइक्लिक फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे, कीटोन है यहाँ पे, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया गया है और बोल दिया गया हीट किया गया है, हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 विल रिलीज। तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड पकड़ो, इसके लिए अल्फा बीटा पे CO2 कीटो फॉर्म है, ये जा सकता है। तो इसका मतलब अगर इसको भेज दिया तो कीटो फॉर्म रीजनरेट हो गया, यहाँ से H यहाँ चला गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ है OH, क्या डिकम्पोज करेगा जरा बताओ? अगर इसको पकड़ोगे तो ये अल्फा, ये बीटा, इधर भी बीटा, कोई एसिड कीटो, बीटा पे कोई कीटो फॉर्म नहीं है, तो ये एज इट इज रह गया होगा, यानी माइनस CO2, यानी 1 मोल CO2 यहाँ से रिलीज होंगे, क्योंकि बीटा पोजिशंस में केवल एक कार्बोक्सिलिक के बीटा फॉर्म में एसिड पड़ा हुआ है। लेकिन मान लीजिए बेटा, अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता और ये COH ना यहाँ पे होता, ये, और आपसे पूछा जाता कि अगर मैंने हीट किया है, हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 विल रिलीज, तो एक को पकड़ो पहले, इसको पकड़ लो। तो ये अगर पकड़ लिया है तो इसके लिए अल्फा, ये बीटा, इसका मतलब यहाँ से बाहर निकल सकता है, और बाहर निकला होगा तो कीटो फॉर्म यहाँ जनरेट होंगे, और कीटो फॉर्म जनरेट होंगे तो यहाँ H लग गया होगा। अगर ये रिलीज हो गया तो ये एसिड एज इट इज रह गया है, और अगर ये एसिड एज इट इज रह गया है तो बताओ, ये अल्फा, ये बीटा, इसके लिए अल्फा बीटा पोजीशन पे कीटोन है कि नहीं? यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगा, और अगर CO2 रिलीज हो गया तो यहाँ से कीटो फॉर्म एज इट इज रह गया, CO2 दो रिलीज हो गए। इसका मतलब जी हाँ, दोनों स्टेप में CO2 रिलीज हुए हैं, तो जी यहाँ पे 2 मोल ऑफ CO2 विल रिलीज। समझ गए बात को बेटा? तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मेरे सामने है, वो बीटा कीटो एसिड है ना, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन पॉसिबल हो सकती है अगर तुमने उसको हीट दे दिया है तो। जनरली एग्जाम में हीट मेंशन होंगे, अगर नहीं भी होंगे ना, कहीं भी बीटा कीटो एसिड देखो, डिकम्पोज कराने की बात समझ लेना, बाय डिफॉल्ट डिकम्पोजिशन समझ लेना, ठीक है? तो इस कंसेप्ट में एक पॉइंट और समझ लेना कि मान लीजिए मेरे पास कभी कभी ना ब्रिज्ड मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं बेटा? ब्रिज्ड मॉलिक्यूल। और अगर ब्रिज्ड मॉलिक्यूल मिल गए और मान लो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दिया गया है, और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और बोला है हीट, और ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर यही वाला है, देखो। ब्रिज मॉलिक्यूल आपको पहचानने आने चाहिए बेटा, कार्बोनिल यहाँ पे, यहाँ COH, और यहाँ पे COH, है ना? तो इसका मतलब ये 6 मेंबर्ड रिंग है और ये ब्रिजेड कार्बन है, इसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो अब बताओ, यहाँ भी अगर तुम चेक करोगे, देखो इसका कंपैरिजन अगर कराने जाओगे तो इसका कंपैरिजन इससे करो ना, देखना बेटा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड CO और कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इनको हीट किया है तो देखो, ये अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बीटा पोजीशन पे कीटो फॉर्म, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बीटा पोजीशन पे कीटो फॉर्म, दोनों के लिए कीटो फॉर्म है। कीटोन बनाया था मैंने अभी, अरे अभी बनाया था ना यार, 2 CO2 को बाहर निकाला था। लेकिन यहाँ पे जब तुम डिकम्पोज कराओगे तो देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अल्फा और ये बीटा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसके लिए भी अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन है। लेकिन ये डिकम्पोज होगा और ये डिकम्पोज नहीं होगा। रीज़न क्या होगा बताओ? कि जब ये डिकम्पोज होगा बेटा तो यहाँ पे क्या बन सकता है, देखना जरा, यहाँ पे डिकम्पोजिशंस के थ्रू इनॉल बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये H जब यहाँ ट्रांसफर होता है तो पहले इनॉल बनते हैं, और जब ये इनॉल बनेगा तो ये कीटो फॉर्म में वापस आ जाएगा, आएगा ना, यानी CO2 रिलीज हो सकता है, अल्कीनिया बन सकती है। लेकिन तुम ही बताओ ना बेटा, यहाँ पे अगर H को तुम रिलीज कराओगे तो इनॉल कहाँ बनेगा? इसका इनके बीच में। और क्या यहाँ पे इनॉल जनरेट हो सकते हैं? बताना तो एक बार जरा। यहाँ पे अल्कीन अगर बनाओगे तो क्या इनॉल बन सकता है? ये इनॉल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक
ब्रिज हेड कार्बनों पे sp2 कार्बन एग्जिस्ट नहीं करते, यानी एल्कीन बनेगी ही नहीं, और अगर एल्कीन बनेगी ही नहीं तो ये डिकम्पोज होगा ही नहीं, जिसका मतलब ये एज इट इज रह जाएगा। इसका मतलब डिकम्पोजिशन किसकी होगी, केवल इसकी। जिसका मतलब यहाँ से कितने मोल CO2 बाहर निकलेंगे, ओनली 1। यहाँ से कितने बाहर निकलेंगे, 2 मोल ऑफ CO2। तो ये कहानी थी डिकार्बोक्सिलेशन की। ये रास्ते में आया तो इसलिए मैंने इसमें क्या किया, आपको ढंग से समझा दिया है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंट को समझा देता हूँ कि अगर मान लें यहाँ पे आपको मिल गया एक सवाल, जिसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, देखो इधर। अगर यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिल गया है, दोनों तरफ एस्टर लगा के मैंने दे दिया है, दोनों एस्टर हैं, और यहाँ पे मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको मिल गया Br और यहाँ भी Br, ठीक है, और NOET, ठीक है, और बोला है A बनाइए, और फिर यहाँ पे डाल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर बोला गया है HCl और हीट बोला है B बनाइए। तो क्या करोगे आप बताओ, यहाँ NOET है, और अगर NOET है तो पहला काम तो OET माइनस का आपको समझ में आया होगा, H को बाहर निकालना है। और जैसे H को बाहर निकालोगे, देखो बेटा यहाँ पे ये तुम्हारे पास OET, ये OET, और यहाँ पे माइनस चार्ज मान लो, और यहाँ पे तुम्हारे पास 1 2 3 4, इसका मतलब वेयर 1 2 3 4, यहाँ भी Br लगे हुए हैं और यहाँ भी Br लगा हुआ है। ओहो हो, इसका मतलब एक ही मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो क्या करना है, एक पे अटैक करके पहले Br को बाहर निकाल देना, और जैसे अटैक करके Br को बाहर निकालोगे क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे तुम्हारे पास एस्टर बना होगा, यहाँ एस्टर बना होगा, सॉरी एक्टिव मिथाइल कंपाउंड है, और यहाँ से इस कार्बन का अटैचमेंट हुआ है। ये कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 और ये 4, और ये मान लो 5th कार्बन है। तो 5 और 1 का बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया ना यार। इसका मतलब 5 और 1 का बॉन्ड बना दीजिए, और यहाँ 2 3 और 4 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Br। तो जब एक मॉलिक्यूल में ना एक बार और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो क्या करना, फिर से, क्योंकि एक H यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद और है, तो अगर H ऑलरेडी मौजूद है तो फिर से OET को लेकर के आना और इस H को दोबारा से अटैक करा के बाहर निकालना। और अगर दोबारा से अटैक करा दिया है तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, यहाँ पे ये एस्टर, ये OET, और यहाँ भी OET बना हुआ है, बोलो, और यहाँ 1 2 3 4 5, टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसका मतलब 5 1 2 3, पहले 5 1 2 और 3 और एक 4 है, 4 पे क्या लगा हुआ है, Br, है ना। ये तो था, माइनस यहाँ बना होगा, और ये माइनस जो बना होगा, देखो बोर्ड पे देखो, पहले माइनस बना उसका अटैक करा दिया तुमने, ये मॉलिक्यूल एक बार और इंटरकनेक्ट हो गया। अगर एक अल्काइल ग्रुप और मौजूद है तो फर्दर यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी एक बार फिर से मौजूद है, तो ये डबल अल्काइलेशन का सवाल बन जाएगा। तो जब आपके पास ना यहाँ लिख दे 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो एक बार अल्काइलेशन कराना, दोबारा अल्काइलेशन करा देना, ठीक है। अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो मोनो अल्काइलेशन, अगर लिखा हुआ है ये 2 मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं या एक ही मॉलिक्यूल में 2 अल्काइल हैलाइड दे दिया है, तब वो इंडिकेट कर रहा है कि डबल अल्काइलेशन कराओ, और ऐसे केस में ये Br4 पे अटैक कर जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ऐसे केस में क्या बन जाएगी बताओ, 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी। और वो रिंग कैसे दिखता होगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं, रिंग कैसे दिखता होगा, वो रिंग आपका जो बना होगा वो इस तरीके से बना होगा, 5 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, और यहाँ पे बना होगा बताओ 5 1 2 3 4, और 5 में ही क्या लगा होगा, यहाँ पे दोनों तरफ एस्टर ग्रुप लगे होंगे। यस, दिस इज आर द एस्टर ग्रुप्स। तो डबल अल्काइलेशन के बाद हमारा जो पहला प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, ये वाला मॉलिक्यूल। अब इसी में मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी ना, कोई लफड़ा नहीं है। अगर इसी मॉलिक्यूल में मैं NOH को डाल दूँ तो आप क्या बोलोगे, अगर इसी मॉलिक्यूल में मैं NOH को डाल दूँ तो NOH का काम क्या होगा बेटा, यहाँ पे इसको डाइएनाइन में कन्वर्ट कर देना। अरे बेस होगा ना, एस्टर है, दोनों एस्टर हाइड्राइज हो जाएंगे, ये भेदभाव नहीं करता है, सबको हाइड्राइज कर देता है, O-। फिर अगर एसिडिक कंडीशन डाल करके हीट लिख दिया गया हो तो क्या करोगे बताओ, यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ एसिड बने होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, बीटा कीटो एसिड, और बीटा कीटो एसिड में से एक को ही बाहर निकालना है, कहीं दोनों को बाहर निकाल दो तुम, तो एक को बाहर निकाल देना, एक को एज इट इज रहने देना, तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेनोइक, एक तरीके से पेंटेनोइक एसिड के फॉर्म में ये काउंट हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा ना, तो वहाँ पे आपको
हो सकता है वो अगर एस्टर देता हो ना, तो एस्टर के केस में बेटा थोड़ा ध्यान रखना कि वो डिकार्बोक्सिलेशन का सवाल आपको दे सकता है। हो सकता है डबल अल्काइलेशन हो सकता है या फिर सिंगल अल्काइलेशन हो सकता है। तो ये बीएससी और एमएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स रिएक्शंस थी, समझ लीजिए। अब एमएससी वाले तुम एक बार बोर्ड पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, एस्टर ही दे दिया है, और यहाँ पे ना देखो दो चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे उसने लिखा है सबसे पहले सोडियम हाइड्राइड, मान लो लिख दिया है फर्स्ट 1 मोल, तो आप क्या करोगे बताओ? यहाँ पे 1 मोल लिखा है तो आप इसी H को बाहर निकालने की बात करोगे, ऑफ कोर्स बात करोगे। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड का काम क्या होगा? इस H पे अटैक करने का, और यहीं से तुम खुद ही बता दोगे सर यहाँ पे आपका एक इनोलेट बन जाएगा। मान लो इनोलेट मैंने इधर की ओर बना दिया है, ठीक है। अब आपको कह दिया है कि नहीं, एक बार और सीक्वेंस में ना एक बार और सोडियम हाइड्राइड डाल दो। अब तुम बोलो अब क्या तुम इस H को, क्योंकि ये तो इनोलेट बन गया है, यहाँ जो H है ये एसिडिक नहीं रहा, क्यों? अरे ये माइनस बनने के बाद ये रेजोनेंस थोड़ी करेगा, रेजोनेंस तो एक ही एनाइन कर सकते हैं ना। एक समय में एक कार्बन के माइनस पे एक ही माइनस चार्ज डिलोकलाइज कर सकता है, 2 माइनस चार्ज एक कार्बन पे बन ही नहीं सकते ना यार, समझ रहे हो बात को? इसका मतलब अगर उसने कुछ इसकी रिएक्शंस किसी से करवाई नहीं है, बोर्ड पे देखते चलो, इंपॉर्टेंट है ये। अगर 1 मोल डाला है तो उसने नेगेटिव चार्ज यहाँ बना दिया, रेजोनेंस कर रहा है ये। अब अगर दूसरा भी सोडियम हाइड्राइड अगले स्टेप में भी डाल दिया है, तब याद रखो बेटा यहाँ से अब ये H को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये H एसिडिक नहीं होते हैं, क्योंकि ये कार्बन पे माइनस चार्ज कभी रेजोनेंस कर ही नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। अब जो नेगेटिव चार्ज बना होगा यहाँ बना होगा, अब बेस यहाँ से H को बाहर निकालेगा, और अगर यहाँ से बाहर निकाला है तो ढंग से देखना, यहाँ इनोलेट बन जाएंगे और यहाँ भी इनोलेट बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड डाई अनायन सिस्टम। क्या बोला मैंने? ढंग से देखो। अगर मान लीजिए उसने स्टेप बाय स्टेप कहा है, सोडियम हाइड्राइड डाला, इसका अल्काइलेशन नहीं कराया, ढंग से देखना क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर सोडियम हाइड्राइड डाल करके इथाइल ब्रोमाइड डाल देता तो मैं क्या करता? यहाँ इनोलेट बनाता और इसके बाद इसका अल्काइलेशन करा देता, यानी उस माइनस चार्ज को मैंने कंज्यूम कर लिया है। फिर से सोडियम हाइड्राइड डालता, तब मैं क्या करता? तब दोबारा से मैं इसी H को लेके भागता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस अब थोड़ी है, यहाँ माइनस नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले अनायन बना दिया, फिर दोबारा से ही सोडियम हाइड्राइड डाल दिया। इसका मतलब इसको विदाउट कंज्यूम किए हुए अगर मैं बेस डालता हूँ तो माइनस अब यहाँ बनेगा, और माइनस अगर यहाँ बनेगा तो ये स्ट्रक्चर आपके काम की होगी। अब अगर ये स्ट्रक्चर बन गया है तो याद रखना बेटा, यहाँ पे अगर तुमसे कह दे कि अब यहाँ अल्काइलेशन कराना है, क्या कराना है? अब यहाँ आपको मिथाइल ब्रोमाइड को डालना है, तो वैसे केस में अब माइनस चार्ज यहाँ से अटैक नहीं करता है, अब लेस नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये तो माइनस चार्ज बहुत ही ज़्यादा कॉन्जुगेशन में मान लो था, तो यहाँ पे जो इनोलेट बनते हैं ना ये स्टेबलाइज फॉर्म में रहते हैं, और रिएक्टिव इनोलेट ये बन जाता है। और ऐसे केस में याद रखना बेटा, यहाँ से अटैक होती हैं, और अगर कोई आपसे पूछे तो आप कैसे मैकेनिज्म तो कैसे भी दिखा दो, यानी ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करके, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करके, यहाँ से अटैक करके Br को बाहर निकाल दो, या यहीं से बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखना, अगर मोनो अल्काइलेशन करानी है, एक बार बेस डाला, अल्काइल हाइड्राइड डाल दिया तो इस कार्बन से अटैक होगा, और अगर तुमने 2 मोल बेस डाला एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में, तो टर्मिनल वाले कार्बन पे माइनस चार्ज जो बना होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और ऐसे केस में अटैक यहाँ से होगी, ये शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट दोनों में एक ही बनेगा, मतलब चाहे यहाँ से रेजोनेंस करके दिखाओ चाहे यहाँ से करके दिखाओ, तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा बताओ? यहाँ पे अगर बॉन्ड शिफ्ट कर दिया आपने तो C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ तो O माइनस है ही, और यहाँ से कार्बन पे क्या लग गया? मिथाइल ग्रुप। तो एमएससी वाले बच्चे तुम्हें अल्काइलेशन ये पूछा जाएगा, और लास्ट में इसको प्रोटोनेट कर दिया जाएगा, और प्रोटोनेट करने के बाद फाइनली आपको मिल जाएगा ये कीटोन, और ये इनॉल बना दोगे, और इनॉल को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और यहाँ पे निकाल देना CH3 ग्रुप। तो याद रखो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आपको मिलने वाले होंगे ना, तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि अगर वो लिख देता है 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्राइड एक ही साथ, तो एक का अटैक हुआ, फिर दोबारा अटैक बेस का ही हो रहा है, तब ये कंडीशंस बनेगी। अगर पहले लिखा है सोडियम हाइड्राइड फिर अल्काइल हाइलाइड, तब तो आप मिडिल वाले कार्बन पे अल्काइलेशन करवा देना। नोट कर लो इसको ढंग से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, नोट कर लिया इसको? गुड, वेरी गुड। अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, ये कहानी थी इनोलेट फॉर्मेशंस की,
जिसमें हम अल्काइलेशंस के बारे में बात कर रहे थे। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंडों की स्टोरी मैंने आपको समझा दी है। कर लोगे पक्का ना? अब यहीं पे छोटा सा पॉइंट कर लो, क्योंकि मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे एक मैं टॉपिक डाल रहा हूँ जिसका नाम है थर्मोडायनामिक वर्सेस काइनेटिक कंट्रोल्ड इनोलेट्स। अल्काइलेशन का मामला ख़त्म हो गया है, चाहे वो एस्टर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड। बस एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में डिकार्बोक्सिलेशंस के बारे में थोड़ा सोचना आपको पड़ेगा, ठीक है। अब देखो थर्मोडायनेमिक वर्सेस काइनेटिक, ये मैं क्यों लेके आया हूँ? मैं इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि कभी कभी हमें क्या मिलेगा, ये कहानी होगी अनसिमेट्रिकल कीटोन्स की। किसकी होगी? अनसिमेट्रिकल कीटोन। अब क्या मतलब बनता है, देखो इधर देखो, अगर मान लो मेरे पास सिमेट्रिकल कीटोन है, क्या है बेटा? सिमेट्रिकल कीटोन। तो अगर तुम किसी बेस को भेजते हो ना, तो उसके सामने जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की बारी आएगी ना, तो वो इसको लेके जाए, इसको लेके जाए, बात इक्विवेलेंट एक ही है, क्योंकि एक ही टाइप का प्रोटॉन है। तो वहाँ पे ना हमें एक ही इनोलेट फॉर्म मिलता है, ओनली वन। लेकिन जब हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल कीटोन होते हैं, यानी ये कहानी किसकी है? कीटोन्स की। और वो भी कौन से कीटोन? जो अनसिमेट्रिकल होते हैं। इसका मतलब अगर ये कीटोन अनसिमेट्रिकल है और आप बेस को डालते हो, तो अब कीटोन के दोनों हाइड्रोजन अलग अलग होते हैं, और इनके ना एसिडिक पार्ट में इतना डिफरेंस नहीं होता जितना डिफरेंस एक्टिव मिथिलीन कंपाउंडों के फॉर्म में होता है। क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग हाइड्रोजन थे, पर इनकी और इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, तो बेस ना बिना सोचे समझे इसी को लेकर के भागता था। लेकिन जब कीटोन आ जाते हैं और दोनों अनसिमेट्रिकल कीटोन की स्टोरी बनती है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं ना, हाइड्रोजन इनमें और इनमें ज़्यादा एसिडिक डिफरेंस नहीं होता, तो बेस ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इस H को लेके जाएं तो इनोलेट कुछ और बनेगा। देखो जरा इधर देखो, अगर इस H को लेके जाता है बेटा, तो इनोलेट तुम्हारा इधर की ओर बनेगा, और अगर इस H को लेकर के जाएगा ना, तो इनोलेट कुछ इधर की ओर बनेगा। तो मतलब साफ है ना कि ये दोनों इनोलेट के डायरेक्शन अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग है। और अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है तो इनकी अगर केमिकल रिएक्शंस कराओगे तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेंगे ना। तो इसका मतलब जब हम एंड कर रहे होते हैं इनोलेट केमिस्ट्री के इस पार्ट का, तो वहाँ मुझे एक प्रॉब्लम आती है जब हमें एक अनसिमेट्रिकल कीटोन दिखता है। और जब अनसिमेट्रिकल कीटोन दिखता है ना, तो वैसे केसेस में हमें थर्मोडायनेमिक और काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जरा देखो। इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये इनोलेट अल्कीन की तरह ही है, और अगर अल्कीन की तरह है तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट है। मानोगे इसको? क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन अगर अल्कीन में काउंट, अगर अल्कीन मानते हो, इसको छोड़ देते हो, तो अल्कीन में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर इसको काउंट करते हो तो ये डाई मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट है कि नहीं, बताओ? अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट है तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये ज़्यादा इनोलेट अगर कहा जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल इनोलेट होता है। तो इसलिए कहानी क्या होती है ना, कि जब बेस आता है तो ये प्रोडक्ट की तरह मान लो इसको, और रिएक्टेंट इसको मान लो। तो ये H और ये H वो किस में ज़्यादा निकलेगा? वो डिपेंड करता है दो बातों पे। देखो समझो इस बात को। ये अगर देखा जाए तो अल्कीन ये मोर स्टेबल होगी कि नहीं होगी, जरा बताओ। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है कि नहीं है। यहाँ बताओ ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो ये लेस स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे बनता है कि ये बनेगा या ये बनेगा, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे मैं काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक को वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट जो लेस स्टेबल होता है, और ये होता है बेटा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड इनोलेट जो मोर स्टेबल होता है। तो फिर सवाल उठेगा, सर हमें पता कैसे चलेगा ये बनेगा ये बनेगा? तो तरह यहाँ पे देखना कि ये किस बातों पे डिपेंड करते हैं। इनके जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो फैक्टर्स दो होते हैं। पहला फैक्टर जो होता है जिसको बोला जाता है टेम्परेचर का रोल, क्योंकि टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड द सेकेंड फैक्टर विच इज़ कॉल्ड नेचर ऑफ बेस। क्या होता है बेटा? नेचर ऑफ बेस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो जरा देखो, अब समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर मेरे पास कीटोन अनसिमेट्रिकल है बेटा, दो इनोलेट बन जाएंगे। अरे पहले तो एक ही बन रहा था ना, कोई लफड़ा ही नहीं था, इनोलेट बनाओ रिएक्शंस कराओ। लेकिन अगर इनोलेट ही दो बन जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सीखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट की बात करूँ तो फैक्टर किन पे डिपेंड कर रहा है? मैंने क्या बताया? टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ बेस पे। तो सर देखो, पहला टेम्परेचर का रोल क्या होगा वो एक बार ढंग से समझो। तो
तो पहले एक मैकेनिज्म के थ्रू चलते हैं कि मान लो मेरे पास ये कीटोन दिया गया था, तो ये जो हाइड्रोजन है पहले इसको निकालो। यहाँ अगर बेस आएगा तो सबसे पहले क्या जनरेट होगा, माइनस चार्ज, और ये माइनस चार्ज यहाँ होगा। और अगर मैं बेस इसके पास भेजता, यहाँ पे बेस आता, तो बताओ यहाँ जो हाइड्रोजन है वो यहाँ बाहर निकलता, और जब यहाँ बाहर निकलता तो माइनस चार्ज कहाँ डेवलप होता बताओ, यहाँ पे ना। तो अब मुझे बताओ पहले एसिडिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी या इसकी? आप बताते हो ना माइनस कहाँ ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, तो बताओ माइनस अगर यहाँ स्टेबल बने और माइनस यहाँ स्टेबल बने, विच वन इज मोर स्टेबल, ऊपर वाला, क्योंकि रेजोनेंस तो ये भी है, रेजोनेंस तो ये भी है, पर डिफरेंस है यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो इसको इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा, डिस्टेबलाइज, और अगर इंडक्टिव इफेक्ट से डिस्टेबलाइज करेगा तो इसकी एनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर ये डिस्टेबलाइज कम हो गया तो ये एसिडिक कम हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा है। ये तो जानते होगे ना यार, इंडक्टिव इफेक्ट इसको कम लगेगा क्योंकि मिथाइल दूर है। तो वैसे केस में ये क्या होगा, ये अनायन की अगर मैं बात करूँ, दिस कार्बन हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, यानी जल्दी बन जाएंगे माइनस चार्ज, और ये क्या होगा, लेस एसिडिक फॉर्म होगा। और अगर लेस एसिडिक हो गया तो इसको बनने में टाइम लगेगा, इसको बनने में कम टाइम लगेगा, है ना। तो ये जल्दी बनेगा कि ये जल्दी बनेगा, ये वाला, है ना बेटा। और ये जल्दी बन गया, पर इससे जो इनोलेट बन रहे हैं जरा वो देखो, वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बन रहे हैं, और ये क्या बन रहा है, मोर स्टेबल इनोलेट। तो सवाल अब बिल्कुल साफ है, ढंग से देखना, ढंग से देखना, यानी मोर एसिडिक हाइड्रोजन से लेस स्टेबल इनोलेट बनते हैं, और लेस एसिडिक हाइड्रोजन से मोर स्टेबल इनोलेट फॉर्म होते हैं। तो मोर स्टेबल इनोलेट अगर बन रहा है तो हम अगर इन दोनों में प्रिफर करेंगे तो किसको प्रिफर करें, तो टेम्परेचर बताता है कि इन दोनों में किसको प्रिफर करोगे, देख लो बोर्ड पे ढंग से। तो टेम्परेचर का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो एक बार ढंग से देख लो क्या होता है इनमें। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, देखो इधर बोर्ड पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास ये माइनस चार्ज बनता है तो इसका मतलब इसको बनाने के लिए एनर्जी कम लगेगी या ज़्यादा लगेगी, बताओ। इसको बनाने में एनर्जी कम लगेगी। और मान लो अगर इसी से इनाइन ए बनता है, बोर्ड पे देखो, अगर मान लो मेरा यही कीटोन था जिससे ये कहानी शुरू हो रही थी, तो मान लो ये कीटोन मेरा ए था, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा सी है, इसी से बन रहे थे ये। तो अगर यहाँ से रिएक्टेंट ये बनाना है, ये स्टेबल है तो ये जल्दी बना होगा, और ये अनस्टेबल है तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी अरे ज़्यादा होगी ना यार, कुछ नहीं थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब काइनेटिकली ये जल्दी बन जाएगा। पर इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए तो जब इनका प्रोडक्ट बनेगा, इनोलेट बनेगा और इसका इनोलेट बनेगा, तो बताओ, यानी ये बी सी है और ये पी और क्यू है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल बन रहा था, क्यू। और क्यू अगर ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ये समझ गए कि नहीं समझे बात को, पहले बताओ। तो लेस एसिडिक जो था उसकी ट्रांजिशन एनर्जी कम लग रही थी, एक्टिवेशन एनर्जी, और जो मोर एसिडिक था वो जल्दी बन गया था, और जो लेस एसिडिक था उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जब ये लेस एसिडिक था तो इससे बनने वाला इनोलेट ज़्यादा स्टेबल था। तो यही कहानी होती है, ज़रा देखो, अगर मैं कोई बेस को लो टेम्परेचर पे रखता हूँ, लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे अगर रखूँगा तो ये बन जाएगा ना, ये बनेगा, जिसका मतलब इससे काइनेटिक कंट्रोल इनोलेट बनेंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले, बोलो। और अगर हाई टेम्परेचर पे रखता हूँ, कितने टेम्परेचर पे रखता हूँ, हाई टेम्परेचर पे, तो ये टेम्परेचर अवेलेबल होगा उस केस में, होगा कि नहीं होगा, दोनों बनेंगे। पर अगर ये इक्विलिब्रियम में होंगे तो ये इनका वापस जाने का एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, ये वापस सारे के सारे इनोलेट क्या होते हैं ना, क्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट कब बनता है, लो टेम्परेचर पे, थर्मोडायनेमिकली। और अगर मैंने हाई टेम्परेचर दिया है तब क्यू बनने लगेगा और क्यू बोला जाएगा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड इनोलेट, जो क्या होंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। तो बात को दिमाग में रखो, लेस एसिडिक हाइड्रोजन काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट बनाते हैं, मोर एसिडिक हाइड्रोजन काइनेटिकली कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं, और लेस एसिडिक हाइड्रोजन क्या बनाने की कोशिश करते हैं, थर्मोडायनेमिकली, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी एनायन की कम है ना, बनाना मुश्किल होगा। प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होगा और ये काइनेटिकली कंट्रोल होगा। तो एक बात समझना, टेम्परेचर याद रखना, अगर 0 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर जो होते हैं ना वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल इनोलेट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बहुत ही लो टेम्परेचर जैसे -78 डिग्री सेल्सियस जो होते हैं वो काइनेटिकली कंट्रोल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लो टेम्परेचर काइनेटिकली कंट्रोल्ड, हाई टेम्परेचर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड इनोलेट। तो जरा मेरी बात को ढंग से देखो, तो इसका मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, नोट कर लेना इसको ढंग से। ये बताना बहुत ज़रूरी था, तभी आप समझ पाते हैं इसको। देखो इधर,
यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलता बेटा कि अगर मेरे पास ये कीटोन है, ये कीटोन है और यहाँ पे CH3 दिया गया है, दिस इज सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ऑफ कोर्स अनसिमेट्रिकल। और अगर अनसिमेट्रिकल और यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड मैंने डाल दिया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने डाल दिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने डाल दिया, कुछ टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो थर्मोडायनेमिकली बना के चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड इनोलेट जो ज़्यादा स्टेबल है। सोडियम हाइड्राइड अगर दिया गया है, बताओ सोडियम हाइड्राइड दिया गया है तो क्या करना होगा, मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इनोलेट का फॉर्मेशन आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे LDA दिया गया है, बताओ बेटा LDA, अगर LDA दिया तो इसका टेम्परेचर कितना होता है -78 डिग्री सेल्सियस, 100 बेस भी है, साथ के साथ टेम्परेचर बहुत लो भी है। तब ऐसे केस में जो इनोलेट बनेगा, बताओ वो क्या बनेगा, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल इनोलेट को फॉर्म कर देना, काइनेटिकली कंट्रोल इनोलेट को बना देना। तो ये कहानी किसकी थी, जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन आ जाते हैं तो वी हैव टू टाइप ऑफ इनोलेट, थर्मोडायनेमिकली और कंट्रोल एंड काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट। तो इसके सवाल एग्जाम में आपको कैसे मिलने वाला है वो मैं अभी झटक तुरंत बना देता हूँ ताकि आप इसको ढंग से समझ जाओ। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास कीटोन दिया गया है और यहाँ पे आपको दिया गया है LDA और यहाँ दिया गया है सोडियम हाइड्राइड, लेकिन दिया गया है यहाँ पे फिनाइल, फाइन। LDA दिया गया है, बताओ LDA दिया गया -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, कुछ भी हो थर्मोडायनेमिक यानी H यहाँ से बाहर निकालिएगा, ये 100 बेस भी होता है, ये चाहे कुछ भी हो जाए इस H को कभी बाहर लेके ये बाहर जाएगा ही नहीं, भले फिनाइल इसको बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये काफ़ी 100 बेस होते हैं। बोलो अगर 100 बेस होंगे और 100 बेस कभी भी याद रखना काइनेटिकली कंट्रोल्ड इनोलेट के बारे में या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ मिथाइल होता तो कोई लफड़ा नहीं था, अभी देखो मिथाइल होता तो कोई लफड़ा नहीं था, मान लो मिथाइल ही है तो ये कभी भी क्या करता, इधर ही अटैक मारता, ये 100 कभी अटैक नहीं मारेगा। तो इससे इनोलेट कौन से बनेंगे, ये वाले इनोलेट बनेंगे। और अगर यहीं पे मिथाइल आयोडाइड डाल दिया गया हो, तुम ही बताओ अल्काइलेशन यहाँ पे होगा, अरे यहीं पे होगा ना, इनोलेट इधर बना है तो अल्काइलेशन यहीं से होगा, अटैक कराओगे यहाँ पे, और जैसे अटैक कराओगे मिथाइल यहाँ लग जाएंगे। लेकिन अगर सोडियम हाइड्राइड डाला है ना तो ये H यहाँ से निकालेगा, और अगर H यहाँ से निकाला है तो मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है, और यहीं पे जा करके मिथाइल आयोडाइड का दोबारा से अटैक होगा, और दोबारा से अटैक हुआ है तो प्रोडक्ट यहाँ पे आपके पास फॉर्म हो जाएंगे, और ये फाइनल स्ट्रक्चर आपका ये बन जाएगा। क्या हमारी बात आप समझ पाए बेटा। तो ये कहानी थी एक इनोलेट फॉर्मेशंस की, काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिकली। तो अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट मैंने आपको समझा दिया है, और बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको सही लग रहा है, समझ आ रहा है चीज़ों को, तो दूसरे को भी शेयर करो यार, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।